जय हिंद। दिस इज जनरल स्टडीज कोर कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल एंड यू आर वाचिंग लेक्चर्स ऑन वर्ल्ड मैप। तो हम डिस्कस कर रहे थे सार्क नेशंस के बारे में। सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें कुल 8 देश हैं और जिसमें हमने टोटल 4 देशों को डिस्कस कर लिया है, जो हैं मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान। अब डिस्कस करने का जो नेक्स्ट कंट्री है दैट इज अफगानिस्तान। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या जानेंगे अफगानिस्तान के बारे में, उसको एक बार देखते हैं। सबसे पहले होगा बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द लैंग्वेज, कल्चर, कैपिटल, एट द सेम टाइम जो बॉर्डर शेयरिंग है अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज के साथ, उसको देखेंगे। देन वी विल मूव टू द सेकेंड सेगमेंट दैट इज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान। तो कितने सारे साम्राज्य यहाँ पे बने और कितने सारे साम्राज्य यहाँ पे दफन हो गए, और क्यों अफगानिस्तान को हम लोग एम्पायर ऑफ द ग्रेवयार्ड यानी कि साम्राज्यों का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है, उसको भी एक बार देखेंगे सेकेंड सेगमेंट में। देन वी विल मूव टू द थर्ड सेगमेंट दैट इज इंपॉर्टेंट लोकेशंस ऑफ अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो कि हिस्ट्री से संबंधित होंगी, कुछ अभी करंट में कुछ इशू हुए हैं उनसे संबंधित है, कुछ पॉलिटिक्स से संबंधित होगी, कुछ जियोग्राफी से संबंधित होगी। इन सभी इंपॉर्टेंट लोकेशंस को हम लोग थर्ड सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज फिजिकल सेटिंग। फिजिकल सेटिंग यानी कि जियोग्राफिकल सेटिंग, जैसे वहाँ पे जो प्रेजेंट है रिवर्स, डेजर्ट, इसके साथ ही साथ जो लेक्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। देन वी विल मूव टू द फिफ्थ और आई कैन से द लास्ट सेगमेंट। यहाँ पे हम लोग जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस यानी कि जो अफगानिस्तान की प्रेजेंस है वो जियो पॉलिटिकली क्या इफेक्ट डालती है पूरे वर्ल्ड में, उसके साथ ही साथ इंडिया के साथ इसके कैसे रिलेशन है, इन सभी सेगमेंट को हम लोग लास्ट सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल, और उसकी लोकेशन यहाँ पे हमने हाईलाइट कर रखी है। जो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा राज्य है, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा से जस्ट सटा हुआ है काबुल, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है। ठीक, यहाँ की जो अगर लोकेशन की बात करें अफगानिस्तान के लोकेशन की, तो ये लोकेटेड है साउथ ऑफ द सेंट्रल एशिया। थोड़ा हम लोग इसको मैप पे चल कर थोड़ा और डिटेल से समझते हैं साउथ ऑफ द सेंट्रल एशिया क्या है, कहाँ पे है। तो अभी ये जो मैप है, ये मैप है सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया का मैप। जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि एशिया को अगर हम 4-5 भागों में बांट देंगे तो कुछ इस तरह से होगा। एक तरफ होगा ईस्ट एशिया, ऊपर नॉर्थ एशिया, डाउन में साउथ एशिया, और वेस्ट में वेस्ट एशिया, सेंटर पे सेंट्रल एशिया, और साउथ ईस्ट में साउथ ईस्ट एशिया। ओके, तो जो सेंट्रल एशिया है वो 5 देशों से मिलकर बना है। ये 5 देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसी सेंट्रल एशिया के साउथ में आप देखते हो तो आपको मिलता है अफगानिस्तान। ये रहा अफगानिस्तान जो कि सेंट्रल एशिया के साउथ में लोकेटेड है। ठीक, सो आई होप दिस मच इज क्लियर रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ अफगानिस्तान। एक बार हम लोग अफगानिस्तान को थोड़ा इसके जो मैप पे अच्छे से समझ लेते हैं कि किन किन देशों के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ये है अफगानिस्तान की लोकेशन, रियल लोकेशन मैप पे। इसमें ईस्ट में आप देखोगे तो ये बॉर्डर शेयर करता है अपना पाकिस्तान के साथ, ठीक, और पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के साथ। ये 2 नेशंस के साथ ईस्ट में बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान। वेस्ट में अगर बात करें तो ये बॉर्डर शेयर कर रहा है ईरान के साथ। इसी के साथ जब नॉर्थ की बात करते हैं तो वहाँ पे 3 कंट्रीज हैं, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, इन छह देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान। कौन कौन से 6 देश हमने पढ़े? पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना। ठीक, किसके साथ नॉर्थ में शेयरिंग हो रही है, किसके साथ साउथ में, किसके साथ ईस्ट में, किसके साथ वेस्ट में। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो हम लोगों ने लोकेशंस देख ली अफगानिस्तान की, और लोकेशन के साथ साथ हमने बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज को भी देख लिया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये भी इन्फ्लुएंस्ड है जो इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे। जैसे कि एक तरफ है पाकिस्तान, और पाकिस्तान का ये एक स्टेट है खैबर पख्तूनख्वा। ठीक, वहीं पे वेस्ट में है ईरान, और ईरान
में बोली जाती है पर्शियन लैंग्वेज। ठीक। खैबर पख्तूनख्वा में हम लोगों ने पढ़ा था बोली जाती है पश्तो लैंग्वेज। ठीक। अब आप देखिए, जो अफगानिस्तान का वेस्टर्न रीजन है यहाँ पे बोली जाती है पर्शियन लैंग्वेज, और ईस्टर्न रीजन है यहाँ पे बोली जाती है पश्तो। यानी कि जो लैंग्वेज है अफगानिस्तान की वो भी इन्फ्लुएंस्ड है ईरान और पाकिस्तान से। जहाँ ईरान में पर्शियन बोली जाती है वहीं अफगानिस्तान के वेस्टर्न पार्ट में भी पर्शियन बोली जाती है, और उसके साथ ही साथ जो पाकिस्तान है जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो बोली जाती है, और उसी से इन्फ्लुएंस होकर के जो अफगानिस्तान का ईस्टर्न पोर्शन है वहाँ पे पश्तो भाषा बोली जाती है। ठीक। खैर हमने लैंग्वेज की भी बात कर ली, हमने लोकेशन की भी बात कर ली, हमने कैपिटल की भी बात कर ली, और बॉर्डर्स की भी बात कर ली कि किन किन देशों के साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है। अब हम बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की, दैट इज अबाउट डूरंड लाइन। अभी डूरंड लाइन क्या है, थोड़ा इसको समझने के लिए हम लोग को हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, बैक टू द ब्रिटिशर्स एरा इन इंडिया। जब हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया में कॉलोनियल टाइम शुरू हुआ, यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए, यहाँ से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके ब्रिटेन ले जाने के प्लान्स उनके शुरू हुए। अब इसी क्रम में क्या होता है कि वे अपनी टेरिटरी को बहुत ज़्यादा, पहले तो वो बंगाल में ही सीमित थे, फिर बंगाल से वो लोग साउथ में यानी कि मद्रास की तरफ, फिर बॉम्बे की तरफ, तो वो पूरे इंडिया को कवर करना स्टार्ट कर दी। इसी क्रम में वो लोग चाहते हैं कि उनकी टेरिटरी ज़्यादा से ज़्यादा देशों तक फैले। अफगानिस्तान हुआ, बर्मा हुआ, तो ये ब्रिटिशर्स की पहली रणनीति थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कवर क्षेत्र बढ़ाओ, वहाँ से एक्सट्रैक्शन करो, और एक्सट्रैक्ट करके सारे आइटम को कहाँ लेके जाओ, ब्रिटेन लेके जाओ। बट इसी बीच में क्या होता है कि जो अफगानी सेनाएं होती हैं उनके कन्फ्लिक्ट्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं अंग्रेज़ों के साथ, और आप देखो कि अफगान फोर्सेस और ब्रिटिश फोर्सेस में काफ़ी जमकर युद्ध शुरू हो जाते हैं। अब इन युद्धों से निपटने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने एक काम किया कि बंटवारा कर दिया। उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान को अलग कर दो, और इसके लिए हम लोगों ने लाइन खींची, वो लाइन बनी डूरंड लाइन, जो ब्रिटिश इंडिया और अफगान इन दोनों के बीच में एक बॉर्डर का काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक। तो इस तरह से अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया ताकि पॉलिटिकली अफगानिस्तान कोई हिंड्रेंस न पैदा करे ब्रिटिश गवर्नमेंट के कामों में। ठीक। और इस तरह से डूरंड लाइन का निर्माण हुआ। ये बनी थी 1893 में, और दो देशों को अलग करती थी उस समय पर, ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान को। आज ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। ठीक। तो ये वाली जो टेरिटरी है, ये वाला जो लाइन है, बॉर्डर लाइन है, वो वही कहलाता है डूरंड लाइन। ठीक। नाउ आई थिंक द बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अफगानिस्तान इज क्लियर. Now we will move to the next segment, that is the brief history of Afghanistan. Why Afghanistan is known as Empire of Graveyard. तो हिस्ट्री शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे अफगानिस्तान पे अलग अलग साम्राज्यों का राज्य रहा है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले तो बाबर की। बाबर वही बाबर है जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना करी। ठीक। तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। कब संस्थापक बना ये? तो 1526 में, जब पहली बार पानीपत का बैटल हुआ। ठीक। और पानीपत के बैटल में बाबर को विक्ट्री मिलती है, उसके बाद ही जो मुगल वंश की स्थापना होती है भारत में। लेकिन अगर इसके बैक हिस्ट्री को देखें तो जो बाबर का जो कालक्रम है वो शुरू होता है उज्बेकिस्तान से। तो बेसिकली उज्बेकिस्तान में बाबर की हिस्ट्री शुरू होती है, जहाँ पे वो सबसे पहले जीतता है फरगना नामक एक स्थान को, वहाँ पे राज करना शुरू करता है। उसके बाद वो मूव करता है समरकंद की तरफ, और समरकंद से मूव करके वो थर्ड कवर करता है काबुल को, और यही काबुल है जो अफगानिस्तान की आज राजधानी है। तो यहाँ पे वो थर्ड अटेम्प्ट में तो सबसे पहले वो कवर करता है फरगना को, उसके बाद आता है समरकंद, और समरकंद के बाद वो जीतता है काबुल को, और काबुल में ही इसने काफ़ी लंबे समय तक काबुल में राज किया, और काबुल से फिर मूव करता है वो इंडिया की तरफ। और जैसे हम लोगों ने पानीपत के बैटल के बारे में देखा, तो बैटल करता है, फिर उसके बाद यहाँ पे इंडिया में बाबर मुगल वंश की स्थापना करता है। तो ये तो पहला राजवंश है जो है मुगल वंश। मुगल वंश के बाद जैसा हमें पता है कि 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। ठीक। और जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो लेटर मुगल का फेज है, उसमें काफ़ी कमज़ोर राजा होते हैं। और इसी क्रम में हमें देखने को मिलता है कि जब 1857 की क्रांति होती है, जिसको बहादुर शाह जफर ने लीड किया, और इससे खफा होकर अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा भेज दिया।
और एक बार जब ये बर्मा चले गए तो यहाँ से मुगल वंश भी खत्म हो गया और फिर ब्रिटिशर्स का राज चालू हो गया। और फिर पीछे हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स और अफगान्स के बीच में जब कन्फ्लिक्ट हुए तो यहाँ पर 1893 में डूरंड लाइन की स्थापना की गई। डूरंड लाइन को खींचा गया ताकि जो कन्फ्लिक्ट हैं वो कम हो जाए। तो अब तक हम लोगों ने दो साम्राज्यों के बारे में पढ़ा, एक है मुगल वंश और दूसरा है ब्रिटिश। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे साम्राज्य के बारे में, और तीसरा साम्राज्य है सोवियत यूनियन का। ये सोवियत यूनियन का इंटरफेरेंस कब स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है 1979 में और 10 साल तक रहता है। 1989 में रूस यानी कि उस समय का यूएसएसआर जो था वो यहाँ से वापस चला गया। अब जैसा कि हमें पता है कि जो यूएसएसआर है वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है। अब एक और फैक्ट आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि इस यूएसएसआर को यहाँ से निकालने में, यानी कि अफगानिस्तान से यूएसएसआर को बाहर निकालने में एक बहुत बड़े लीडर की आवश्यकता थी, और उस लीडर को तैयार किया था यूएसए ने, और उस लीडर का नाम था ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन, ओके। जिसे ट्रेंड किया अमेरिका ने कि यहाँ से यूएसएसआर को वापस भेजो, यूएसएसआर को इस टेरिटरी से बाहर निकालो, उसके जो सैनिक हैं उन्हें बाहर निकालो। अब एक बार जब यहाँ से यूएसएसआर वापस चला गया तो फिर यहाँ पे तालिबान रेजिमेंट आती है और ये लोग अपना बहुत ही क्रूर शासन स्टार्ट करते हैं, जिसे देखते हुए फिर से यूएसए इस बार एंटर करता है अफगानिस्तान में। और फिर आप देखोगे कि 2001 से लेकर के 2021 तक यहाँ पे रहता है यूएसए। इसी क्रम में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जब यूएसए यहाँ पे इन्वेजन करता है तो इससे खफा हो जाते हैं कौन? वही जो लीडर बने थे ओसामा बिन लादेन, ठीक है, ओसामा बिन लादेन। इन्होंने बोला था कि भाई आप यहाँ से निकलो, हमने आज़ाद करा दिया, हमने यूएसएसआर को यहाँ से वापस भेज दिया, अब आप क्या करने आ गए? तो यूएसए ने बोला कि नहीं जाएंगे, और जब नहीं जाएंगे बोला तो इसने अटैक किया 9/11 का। तो ओसामा बिन लादेन का अटैक होता है यूएसए पे। किस एक्शन का रिएक्शन था? तो इसी एक्शन का रिएक्शन था कि इन्होंने जब मना किया कि नहीं हम अफगानिस्तान में रहेंगे, हमारी फोर्सेस रहेंगी, तो फिर ओसामा बिन लादेन का जो रिएक्शन था वो अमेरिका के प्रति था, 9/11 के रूप में बाहर निकला हो, ठीक। खैर इन तालिबान के अटैक से हार करके यूएसए को फाइनली 2021 में विड्रॉ करके यहाँ से निकलना पड़ता। आप जीत नहीं सकते इस क्षेत्र में अफगान से और तालिबानों से, क्योंकि वे पहाड़ी लोग हैं, उनका जन्म ही उस स्थान पे हुआ, तो वो उस स्थान को बेहतर समझ पाते हैं। वहीं अगर बाहर से कोई आएगा तो वो उस स्थान को उसमें लड़ने के लिए उतना अनुकूल नहीं साबित हो पाएगा जितना वहाँ के लोकल लोग हैं। तो ये हमारा दूसरा सेगमेंट था जहाँ हमने देखा कि कैसे अलग अलग साम्राज्य यहाँ पे आए, राज किए और चले गए। एक बार इनको समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले 1504 में काबुल में अपनी गद्दी स्थापित करता है बाबर। बाबर के बाद यहाँ पे आया ब्रिटिश का एरा, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने राज किया। ब्रिटिशर्स के बाद यहाँ पे आया यूएसएसआर। यूएसएसआर के बाद यहाँ पे आती है तालिबान गवर्नमेंट और ओसामा बिन लादेन। फिर 2001 में एंट्री होती है यूएसए की, और 2021 में यूएसए यहाँ से वापस निकल जाता है और फिर से आ जाती है तालिबान गवर्नमेंट, ठीक। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री, आप देखोगे कि कितना ज़्यादा ही पॉलिटिकल टर्मोइल रहा होगा इस देश में, कितनी बार सरकारें बदलती हैं, कई बार तो सरकारें हैं ही नहीं, कोई और रूल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख करके समझ में आएगा कि इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस देश में। खैर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इंपॉर्टेंट लोकेशंस ऑफ अफगानिस्तान। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, ये भी हिस्ट्री से काफ़ी रिलेटेड है। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा काबुल के बारे में, जो कि कैपिटल सिटी भी है। अब इसकी लोकेशन एक बार देखिए मैप पे, एग्जैक्ट लोकेशन जो है मैप में उसको देखिए। तो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे लोकेटेड है काबुल, ठीक है, जो बिल्कुल पास में है खैबर पख्तूनख्वा जो राज्य है पाकिस्तान का, उससे, ठीक है। तो पहली लोकेशन है काबुल, इसको ध्यान में रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, अफगानिस्तान की कैपिटल सिटी भी है। नेक्स्ट लोकेशन है दैट इज कांधार, और कांधार आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जुड़ा हुआ है भारत का, दैट इज कांधार हाईजैकिंग, ओके, कांधार हाईजैकिंग। अब कांधार हाईजैकिंग का किस्सा क्या है इसको भी थोड़ा समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्सा है, मैप पे ही समझा जाएगा इसको। आइए मैप पे वापस चलते हैं। तो ये है अपना मैप, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं।
और फिर हम लोग स्टोरी स्टार्ट करते हैं कांधार हाईजैकिंग की। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ है नेपाल, एक तरफ है पाकिस्तान। इसमें सारी जो प्लानिंग है वो पाकिस्तान की है, ठीक है। पाकिस्तान से एक जहाज़ उड़ता है, वो पहुंचता है नेपाल, और इस जहाज़ में होते हैं कई सारे आतंकवादी जो कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं नेपाल से दिल्ली के लिए, ठीक है। तो अब तक की कहानी क्या है कि पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं नेपाल के लिए, नेपाल से दिल्ली के लिए, ठीक है। और वो पाकिस्तान से ही जब चढ़ते हैं उस फ्लाइट में, तो वो वहीं से अपने हथियार ले करके चढ़ते हैं। और चूंकि इनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है और ये बात है 1999 की, तो उस समय सिक्योरिटी चेकअप कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के लिए उस लेवल का नहीं था जो आज है। तो ये आसानी से अपने हथियारों को लेकर के दिल्ली वाले फ़्लाइट में टेक ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा किस्सा है इस कहानी का वो ये है कि एक बार जब ये टेक ऑफ होता है प्लेन यहाँ से दिल्ली के लिए, तो हाईजैकर्स बाहर निकलते हैं और पायलट के ऊपर गन रख करके बोल देते हैं कि भैया हम जहाँ चाहेंगे वहाँ उतारना है, ठीक है। और वो डिमांड करते हैं कि आप यहाँ से प्लेन को ले चलो लाहौर, और लाहौर ले जाकर वहाँ उतारो पाकिस्तान में। बट जैसे ही वो ये डिमांड करते हैं तो जो पायलट है वो काफ़ी होशियार था। उसने बोला कि देखिए भाई, हम दिल्ली तक का फ्यूल लिए हैं, हमारे पास फ्यूल दिल्ली तक का ही है, हम लाहौर नहीं जा पाएंगे। यदि लाहौर जाएंगे तो बीच में फ्यूल ख़त्म हो सकता है और साथ ही साथ कहीं भी हम क्रैश लैंडिंग करना पड़ सकता है। जब ये बात सुनी तो उन्होंने बोला ठीक है, दिल्ली के आसपास कोई जगह है वहाँ उतारो, फ्यूल भराओ और फिर वहाँ से उड़ो लाहौर के लिए। तो ये हाईजैकर्स की डिमांड थी। अब जब एक बार ये डिमांड सामने आई तो कैसे भी करके पायलट ने अमृतसर में प्लेन को लैंड करा दिया। अब प्लेन को लैंड करा दिया, बट हमारी इंटेलिजेंस फेलियर इस लेवल की थी कि हम लोग वहाँ पे प्लेन जो दिल्ली का है क्यों अमृतसर में उतरा हुआ है इस बात की खबर किसी को लगी तक नहीं। और फिर वहाँ से फ्यूल टेकअप करने के बाद फ्लाइट फिर से टेक ऑफ कर गया। अब एक बार फिर से जब फ्लाइट टेक ऑफ कर गया तो इस बार इन लोगों ने बोला कि लाहौर ले चलना, लेकिन जो लाहौर का एटीसी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसने मना कर दिया कि भाई पाकिस्तान में आप नहीं उतर सकते। क्योंकि अगर पाकिस्तान में उतरता तो फिर पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल इशू बनता, और इंटरनेशनल इशू से पाकिस्तान अपने आप को दूर बनाए रखना चाहता था। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, आप प्लेन को यहाँ पे नहीं ला सकते। अब रात का समय था, अब प्लेन को आप नियरेस्ट कहीं और लेके जा सकते थे, तो यहाँ पे कांधार था। लेकिन जब कांधार पे ले जाने की बात आई तो पता चला कि वहाँ पे बिजली नहीं है एयरपोर्ट पे। 1999 की बात है और उस समय तक इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है अफगानिस्तान में कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे रात में बिजली प्रोवाइड की जा सके। तो फिर प्लेन को वो लोग लेकर के निकलते हैं अमृतसर से यूएई, ठीक है। पूरी रात प्लेन यूएई में रहता है और फिर सुबह कांधार पहुँचता है, ठीक। और एक बार जब कांधार हो जाता है, यहाँ पे जब प्लेन आ चुका हो, तब इंडिया और जो उसमें टेररिस्ट ग्रुप हैं उनके बीच में बात शुरू होती है कि किसे छोड़ना है किसे रखना है। ये सारा मुद्दा बाद में शुरू होता है। और इसी बीच में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आतंकवादी है मौलाना मसूद अजहर, ठीक है, ये छुड़वा करके ले गए। 3 की डिमांड करी थी, 3 में एक ये भी था मौलाना मसूद अजहर, जो फ्यूचर में जैसे मोहम्मद, ठीक है, जैसे मोहम्मद का फाउंडर बनता है ये। और कई सारी आतंकवादी गतिविधियों के लिए आज तक इसने चार्जेस ले रखे हैं। कई सारे आतंकवादी गतिविधियों को इसने अंजाम दिया है, उनके चार्जेस लिया है कि हाँ हमने ये टेररिस्ट एक्टिविटी हमने ही कंक्लूड की। तो ये जैसे मोहम्मद का जो सरगना है, मेन सरगना मौलाना मसूद अजहर, उसको छुड़वा करके ले गई है आतंकवादी। तो ये थी हाईजैकिंग की कहानी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट लोकेशन है, वो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, दैट इज घोर एंड गजनी। सो घोर एंड गजनी, so these two are very important locations because यहाँ के 2 इन्वेडर्स थे जो इंडिया में इन्वेजन करने के लिए आए, सक्सेसफुली इंडिया को इन्वेड भी किया, जिसमें से एक का नाम था मोहम्मद गौरी और दूसरे का नाम था महमूद गजनवी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में पहले समझते हैं। ये जो घोर का रहने वाला है ये है मोहम्मद गौरी, और ये इंडिया में आपने सुना होगा तराइन का बैटल नंबर 1 जो कि लड़ा गया था 1191 में, तराइन का फर्स्ट बैटल, ठीक। और ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी, जिसमें मोहम्मद गौरी हारता है बहुत बुरी तरह से, पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। वहीं 1192 में फिर से अटैक करता है मोहम्मद गौरी और तराइन का सेकेंड बैटल शुरू होता है। सेकेंड बैटल में इस बार कौन जीतता है,
तो इस बार जीतता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान हारते हैं। और हारने के बाद इनकी मृत्यु का कारण भी यही सेकंड तराइन का बैटल होता है। फिर 1194 में आप देखोगे कि चंद्रावर का युद्ध होता है, चंद्रावर का युद्ध। ठीक है, और इसमें ये युद्ध किसके किसके बीच होता है, तो ये होता है मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद। ये वही जयचंद है जो धोखा देता है पृथ्वीराज चौहान को पकड़ाने के लिए, और इसमें जयचंद को मार देता है मोहम्मद गौरी। ठीक, तो ये तराइन के बैटल्स हैं और चंद्रावर के बैटल्स हैं, और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मोहम्मद गौरी। और ये किस लिए, किस पर्पज से आया था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था इंडिया से ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, लूटना, और लूट करके उनको लेकर जाना अफगानिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट जो लोकेशन थी वो थी गजनी, और यहाँ गजनी का रहने वाला था महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने कुल 17 बार भारत पे अटैक किए। ठीक है, और 17 बार में से इसका जो 16th अटैक था, 16वां अटैक था, वो अटैक बोला जाता है कि सोमनाथ का जो मंदिर है वहां पे अटैक किया और ढेर सारा सोना वहां से लूट करके ले गए। तो हम लोगों ने मोहम्मद गौरी को भी देख लिया और महमूद गजनवी को भी देख लिया, और दोनों के जो लूटपाट के कार्यक्रम है उनको भी देखा। तो अब तक हम लोगों ने 4 लोकेशंस को देख लिया। पहला है कैपिटल काबुल, देन कंधार के बारे में देखा, वो जो यहाँ पे लोकेटेड है। कंधार हाईजैकिंग का किस्सा इससे हमने संबंधित सुना। कंधार के बाद घोर को देखा, घोर वहीं जहाँ का मोहम्मद गौरी था, और फिर गजनी को देखा। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट लोकेशंस को समझते हैं। नेक्स्ट जो लोकेशन है दैट इज हेरात एरिया। एरिया हेरात का एंशिएंट नेम है। अब इसके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली ये है रिलेटेड चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्यन एम्पायर का मेन कैरेक्टर है, जिसने मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश किया, उसे बड़ा बनाया, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। अब इससे क्या कहानी है उसको थोड़ा समझते हैं। तो जब यहाँ पे अलेक्जेंडर अटैक करता है इंडिया में इन्वेजन्स के लिए, उस समय नंदवंश का राज्य चल रहा था, लेकिन नंदवंश को हरा करके वापस गद्दी पर आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर इसी बीच में चंद्रगुप्त मौर्य की भी लड़ाई होती है अलेक्जेंडर से। अलेक्जेंडर हार जाता है, झेलम नदी के किनारे से अपने सारे सैनिकों को लेकर वापस चला जाता है। वापस जब लौट रहा होता है उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन नामक एक स्थान पे। ठीक, लेकिन उसी अलेक्जेंडर का एक नाविक था जिसका नाम था सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर। अब इस सेलुकस निकेटर को अलग ही खुजली थी। ये बोल रहा है कि मेरे मालिक चंद्रगुप्त को नहीं हरा पाए, मैं हराऊंगा। तो ये अपनी सेना लेकर के आ जाता है लड़ाई करने चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य से ये लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के पास विशाल सेना थी, हाथियों की विशाल सेना थी, पैदल घुड़सवार ये सारे काफी ज्यादा थे। तो सेलुकस निकेटर को हरा देता है चंद्रगुप्त मौर्य और जीत जाता है युद्ध को। जब युद्ध जीत जाता है तो सेलुकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ स्थानों को गिफ्ट के स्वरूप में देता है चंद्रगुप्त मौर्य को। वे 4 स्थान कौन कौन से थे, तो वो थे एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिस्पेंडियाई। तो ये 4 लोकेशंस जो हैं ये दे दी गई थी सेलुकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को। और क्या चीज़ दी गई थी, तो वो 3 चीज़ें देता है। पहला है लैंड, जिसमें हम लोगों ने 4 लैंड्स को देखा है, एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिस्पेंडियाई। फिर दूसरी चीज़ जो वो डोनेट करता है वो देता है अपनी बेटी को। बेटी का मतलब उसने शादी कराई। ठीक है, हेलेना नाम था उसको। इसकी शादी किससे हुई, चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी शादी होती। और तीसरा जो चीज देता है वो है एक दार्शनिक जिसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज। इसी मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका, जिसके अवशेष मात्र ही मिलते हैं, पूरी बुक नहीं मिली। ठीक, तो ये एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस्पेनिया संबंधित है चंद्रगुप्त मौर्य को। आप कह सकते हो कि दहेज स्वरूप मिला था। अब इन लोकेशंस का नाम आज अलग है, उस समय पे अलग हुआ करता था। जैसे हेरात जो है वो एरिया के नाम से पहले जाना जाता था, कंधार जो है वो अराकोसिया के नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही जेड्रोसिया है बलोचिस्तान पाकिस्तान वाला जो रीजन है वो है, और पेरिस्पेनियाई वो है काबुल वाला रीजन। ठीक, तो
इन लोकेशंस के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट लोकेशन इज बामियान। बामियान एक बहुत ही खूबसूरत बुद्ध की प्रतिमा के लिए जाना जाता था। यहाँ पे आप देखोगे कि एक इमेज है जिसमें भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, वो पहाड़ों को काट कर बनाया गया था और काफ़ी ऊंची बुद्ध की प्रतिमा थी। बट जो तालिबान गवर्नमेंट थी उसने क्या किया कि बम लगा करके इस मूर्ति को तोड़ दिया। ठीक है, अब मूर्ति को तोड़ने के बाद कुछ ऐसा बन चुका है, अब जब एक बार मूर्ति टूट गई तो यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं आएगा। तो फिर ये रियलाइज हुआ तालिबान गवर्नमेंट के जो भी फाइटर्स से कि अरे हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, रेवेन्यू के रिसोर्स को हम लोगों ने खत्म कर दिया। तो उन लोगों ने फिर से कार्यक्रम शुरू किया है कि इस मूर्ति को बनाया जाए, एक दूसरी मूर्ति स्थापित की जाए बड़ी भगवान बुद्ध की, अगर पत्थरों से काट कर ही बन जाए तो और भी अच्छा रहेगा। तो ये कार्यक्रम चालू हुआ है कि एक बार फिर से भगवान बुद्ध की यहाँ पे प्रतिमा शुरू की जाए। उन्हें भी अब लॉस समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा लॉस कर दिया। तो ये लोकेटेड है बामियान में, जो कि अफगानिस्तान के एकदम बीचों बीच पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज सिल्क रूट। अब सिल्क रूट की क्या कहानी है इसको भी एक बार हम लोग समझते हैं, बट इसके लिए फिर से हमें मैप पे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं मैप पे और यहाँ पे एक बार फिर से समझते हैं। तो सिल्क रूट है बेसिकली, इसकी ओरिजिन होती है चाइना से और ये एंड अप होता है यूरोप में। यूरोप में जाने के लिए इसके दो रास्ते हैं। पहले तो ये यहाँ ताजिकिस्तान तक ये सीधा आएगा, फिर यहाँ से ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा। एक पार्ट हेरात होते हुए, ईरान होते हुए, ये पर्शियन गल्फ यानी कि जो फारस की खाड़ी है यहाँ पे आता है, फिर पर्शियन गल्फ से होते हुए ये रेड सी की तरफ चला जाता है। ठीक है, और रेड सी से ये कनेक्ट करता है यूरोप को। ओके, और दूसरा जो रास्ता है वो तुर्कमेनिस्तान होते हुए ये निकल जाता है टर्की को। ठीक है, और टर्की में फिर ये टर्की से कंस्टेंटिनोपोल होते हुए, इस्तांबुल होते हुए ये कनेक्ट करेगा यूरोप को। ठीक है, तो ये बेसिकली सिल्क रूट जो है वो एक ट्रेड रूट हुआ करता था। सिल्क रूट इज बेसिकली अ ट्रेड रूट। ठीक है, एंशियंट ट्रेड रूट था और किसके किसके बीच में था, तो ये ट्रेड रूट था यूरोप और एशिया के बीच में। ठीक है, यूरोप और एशिया के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है सिल्क रूट के बारे में, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये कहानी थी सिल्क रूट के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज द फिजिकल सेटिंग ऑफ अफगानिस्तान। अब आइए एक बार फिजिकल सेटिंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो माउंटेन्स को ही देख लेते हैं। माउंटेन्स में हम लोगों ने पहले ही एक माउंटेन पढ़ रखा है, हिंदुकुश माउंटेन। कब पढ़ा था, जब पाकिस्तान को पढ़ रहे थे तब। तो हिंदुकुश माउंटेन कॉमन है, हिंदुकुश माउंटेन ये रेंज कॉमन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और इसी माउंटेन का जो नॉर्दर्न हिस्सा है जो कि चाइना से भी टच करता है वो है पामीर नॉट। ठीक है, पामीर रेंज, ये दो काफी इंपॉर्टेंट रेंज है अफगानिस्तान की। नेक्स्ट इज रिवर्स। तो रिवर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज काबुल रिवर, जो कि टेरिटरी है इंडस रिवर की। ठीक, ये शुरू होती है पंजशीर में, यहाँ पे आप देख सकते हो मैप में, पंजशीर से शुरू हो रही है, खैबर पास होते हुए इंडस में जाकर मिल जा रही है। ठीक, तो काबुल रिवर है। काबुल के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज आमू दरिया। आमू दरिया, आमू दरिया बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रिवर है अफगानिस्तान की, जो बॉर्डर बनाती है नदर्न कंट्रीज और अफगानिस्तान के बीच में। तो जो हम लोगों ने नॉर्थ में कंट्रीज देखी थी, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनसे बॉर्डर बनाता है अफगानिस्तान का आमू दरिया। ठीक, आमू दरिया के बाद नेक्स्ट जो रिवर है दैट इज हेलमंड रिवर। ये रिवर जो है ये एकदम साउथ में लोकेटेड है और इसी रिवर के आसपास दो डेजर्ट भी देखने को मिलेंगे आपको। एक डेजर्ट का नाम है दस्ते मार्गो डेजर्ट, दस्त ए मार्गो, और दूसरे डेजर्ट का नाम है रेगिस्तान। ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं अफगानिस्तान के, दस्ते मार्गो और रेगिस्तान। इसके साथ ही और भी इंपॉर्टेंट रिवर है अफगानिस्तान की, एक है हरी नदी और दूसरा है फराह नदी। ठीक, नेक्स्ट है वखान कॉरिडोर। तो वखान कॉरिडोर बेसिकली वो कॉरिडोर है जो चाइना के साथ अफगानिस्तान को जोड़ता है। यहाँ जो लोकेशन मैंने हाईलाइट किया, हिंदुकुश का जो ये वाला रीजन है यही है वखान कॉरिडोर, विच कनेक्ट्स चाइना विथ अफगानिस्तान। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है फिजिकल सेटिंग में दैट इज गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसी को हम लोग गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं। क्यों गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपियम का कल्टीवेशन होता है। ठीक है,
अब ओपियम किस काम के लिए आता है, तो ये बेसिकली नशीले पदार्थों को बनाने के लिए काम आता है, मेडिसिन बनाने के लिए काम आता है, और साथ ही साथ इसकी इलीगल तस्करी भी होती है इस देश में। और कई ऐसे देशों में जहाँ पे ड्रग्स की तरह इसे यूज किया जाता है, तो वहाँ पे भी इसका इलीगल बिजनेस चलता है। और इसमें कौन कौन से 3 देश हैं जहाँ पे इसका मेजर कल्टीवेशन होता है, तो वो है ईरान प्लस अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान। यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपियम का कल्टीवेशन होता है। ओके, और इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन क्रिसेंट बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल सेटिंग्स थी। सबसे पहले तो माउंटेन रेंजेस में यहाँ पे हिंदू कुश माउंटेन रेंज है और पामीर रेंज है। उसके बाद रिवर्स में काबुल है, आमू दरिया है, हेलमंड नदी है। फिर डेजर्ट्स में हम लोगों ने दस्ते मार्गो और रेगिस्तान को देखा। वहीं वखान कॉरिडोर वो कॉरिडोर है जो अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है चाइना से। और फिर लास्ट में हम लोगों ने गोल्डन क्रिसेंट के बारे में समझा कि जो ये 3 देश हैं, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपियम का कल्टीवेशन होता है, उसी को हम लोग गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जानते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक फिजिकल सेटिंग। फिजिकल सेटिंग के बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट और लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो है जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अफगानिस्तान। तो समझते हैं कि अफगानिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है वो क्यों है और क्या महत्व है अफगानिस्तान का। सबसे पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा क्योंकि इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान बेसिकली एक ऐसे रास्ते में पड़ता है जो कनेक्टिंग रास्ता है, जो कि कनेक्ट करता है यूरोप को एशिया के साथ। ओके, यूरोप को कनेक्ट करता है एशिया से। अब इसी बीच में आपका पड़ेगा अफगानिस्तान। ठीक, अब चूंकि आपको पता है कि यदि आपका घर हाईवे पे है तो उस घर की कीमत, या अगर आपकी ज़मीन हाईवे पे है तो उस ज़मीन की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। वैसे ही चूंकि अफगानिस्तान इन 2 बड़े कॉन्टिनेंट के बीच में एक ट्रेडिंग रूट पे सिचुएटेड है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ भी क्रॉस होगा तो इसी देश से होकर क्रॉस होगा। फिर जो उसका टैक्स है, उस पर जो कस्टम की ड्यूटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें, इससे इकोनॉमिकली काफ़ी हेल्प होती है अफगानिस्तान को। और हमें ये भी पता है कि जो पुराना सिल्क रूट है वो भी अफगानिस्तान से होकर जाता था, और उसकी सिग्निफिकेंस हम लोगों ने जस्ट पिछले साइड में ही देखा था, जो कनेक्ट करता था यूरोप को एशिया के साथ। नाउ नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस मटेरियल। रिसोर्सेस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो अफगानिस्तान की पहाड़ियाँ हैं उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीशियस स्टोन्स मिलते हैं। ओके, जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं जैसे मूंगा, पुखराज, लैपिस lazuli, ये सारे जो इम्पोर्टेंट महंगे स्टोन्स होते हैं जो कई सारे लोग अंगूठियों में पहनते हैं। साथ ही साथ इन पत्थरों को कई बड़ी इमारतों में नक्काशी के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, सजावट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ताजमहल में भी यहाँ से पत्थर आए थे, जो रंग बिरंगे पत्थर होते हैं वो यहाँ पे मिलते हैं, और उनको यूज़ किया जाता है बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने में, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को बनाने में। इन सभी पत्थर का यूज़ किया जाता है जो पाया जाता है अफगानिस्तान में। तो रिसोर्सेज में काफ़ी रिच है ऐसे रिसोर्सेज में, और इन्हीं रिसोर्सेज से इंस्पायर होकर एक लैपिस lazuli कॉरिडोर स्थापित किया गया है जो कनेक्ट करता है अफगानिस्तान को यूरोप के साथ। अगर इसके रूट को आप देखना चाहो तो आप देखोगे कि ये रूट स्टार्ट होता है अफगानिस्तान से, और ये अफगानिस्तान का हेरात वाला रीजन है जो एरिया के नाम से जाना जाता था पहले। वहाँ से एंटर करता है ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान से ये आगे बढ़ता है, कैस्पियन सी को क्रॉस करेगा और पहुँच जाएगा अजरबैजान। अजरबैजान से ये क्रॉस करेगा, पहुँचेगा जॉर्जिया, और जॉर्जिया से फिर टर्की, और टर्की से हमें पता है कि ये पहुँच चुका है यूरोप, इस्तांबुल के रास्ते यूरोप में एंटर हो चुका है। ठीक है, तो ये था लैपिस lazuli कॉरिडोर। लैपिस lazuli कॉरिडोर के बाद नाउ नेक्स्ट इज चाबहार पोर्ट। तो यदि अगर आपको ख्याल है कि अफगानिस्तान चूंकि एक लैंड लॉक नेशन है, तो ये सी ट्रेडिंग कैसे करता है, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था बनी हुई है, दैट इज चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो दिस इज लोकेटेड इन ईरान। यहाँ पे जो ये पोर्ट दिख रहा है ये है चाबहार पोर्ट, और ये लोकेटेड है ईरान में। ठीक, अब अफगानिस्तान में काबुल से जेरांज होते हुए जाहेदान, और जाहेदान से फिर चाबहार पोर्ट। तो ये रूट है जिसमें कि कुछ पार्ट जो है वो रेलवे से कवर होता है, फिर कुछ पार्ट जो रोड के द्वारा, और फिर फाइनली वो सी यहाँ पे पहुँच जाता है सामान। फिर यहाँ से ये क्या होगा कि कंटेनर में लोड होगा और फिर सी ट्रेड पे अपने निकल जाएगा। तो इस तरह से अफगानिस्तान अपना सी ट्रेडिंग करता है, समुद्री व्यापार करता है। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू गैस पाइपलाइन। अब एक इम्पॉर्टेंट गैस पाइपलाइन है जिसको हम लोग तापी गैस पाइपलाइन के नाम से जानते हैं। तापी गैस पाइपलाइन कहाँ पे लोकेटेड है, ये बेसिकली स्टार्ट हो रही है तुर्कमेनिस्तान से,
और ये तुर्कमेनिस्तान से आती है हेरात, जो कि है अफगानिस्तान का रीजन। फिर हेरात से ये आएगी कांधार, अगेन अफगानिस्तान का रीजन। कांधार से क्वेटा, जो कि बलूचिस्तान की राजधानी है। फिर बलूचिस्तान से मुल्तान, जो कि पड़ता है पंजाब में, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है। फिर पाकिस्तान के पंजाब से ये आ जा रही है फाजिल्का, जो पड़ता है इंडिया के पंजाब में, ठीक, यानी कि इंडिया। और एक बार फाजिल्का आ गई है पाइपलाइन, तो यहाँ से फिर गैस का डिस्ट्रीब्यूशन ऑल इंडिया में होगा। तो यहाँ पे 4 टोटल देश हैं। कौन से हैं? ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। और इसी पे इसका नाम पड़ा है तापी गैस पाइपलाइन। सो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्यों स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान की, साथ ही रिसोर्सेज में कितना रिच है। लेपिस लजुली कॉरिडोर के बारे में हमने देखा, फिर चाबहार पोर्ट के बारे में देखा, और फाइनली हम लोगों ने तापी गैस पाइपलाइन के बारे में देखा, जो कनेक्ट करता है तुर्कमेनिस्तान को इंडिया के साथ। नाउ वी आर मूविंग टू लास्ट सेगमेंट, दैट इज इंडिया रिलेशन विथ अफगानिस्तान। तो इंडिया के अफगानिस्तान के साथ दोस्ती वाले रिलेशन हैं, और ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा भी है। हालांकि अभी वहाँ पे तालिबान गवर्नमेंट है, फिर भी इंडिया का जो कनेक्शन है तालिबान गवर्नमेंट के साथ वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप देखोगे तो इंडिया अफगानिस्तान में कई सारे डेवलपमेंट वर्क्स में सपोर्ट करता है, और वहाँ पे कई सारे डेवलपमेंट वर्क को खुद इंडिया प्रमोट भी करता है और साथ ही साथ हेल्प भी करता है वहाँ। जैसे कि एक प्रोजेक्ट है सलमा डैम का, ये डैम कंस्ट्रक्ट करा रहा है इंडिया, ताकि अफगानिस्तान में बिजली पैदा हो सके, और साथ ही साथ जो वाटर का यूटिलाइजेशन है वो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट की तरह यूज किया जा सके। साथ ही इंडिया इसे हेल्प करता है चाबहार पोर्ट के मदद से। चाबहार पोर्ट इंडिया ने टर्मिनल ले रखा है चाबहार पोर्ट पे, जो कि है ईरान में, और वहाँ से मदद होता है अफगानिस्तान को। और दूसरी चीज़ है कि जब इंडिया अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस रखता है तो फिर पाकिस्तान को बीच में प्रेशर में आना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक तरफ है अफगानिस्तान, फिर उसके बीच में है पाकिस्तान, और यहाँ पे है इंडिया, ठीक है। तो यदि पाकिस्तान इंडिया के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है, तो यदि हम अफगानिस्तान से बोलते हैं तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर कुछ प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से इसका जो प्रेशर है इंडिया की तरफ वो कम होगा, ठीक है। तो इन दोनों देशों के बीच में, अगर 2 देशों के बीच में जो कि मित्रवत हैं, यदि कोई ऐसा देश है जो शत्रुता रख रहा है, तो वो फिर थोड़ा सा काउंटर बैलेंस होता है, अपनी मनमानी कम करता है पाकिस्तान। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि इंडिया और अफगानिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। कई सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स पहले से ही हम इंडिया वहाँ पे कर रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वर्क है, दैट इज़ पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगान पार्लियामेंट को भी इंडिया ने बनाया हुआ है। इंडिया ने इसको इनॉग्रेशन 2015 में की थी, और यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको भी इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। इसका नाम भी रखा गया है इंडिया अफगान फ्रेंडशिप पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। तो ये था अफगानिस्तान के बारे में एक डिटेल वीडियो, जिसमें हम लोगों ने अफगानिस्तान के बेसिक हिस्ट्री को देखा, फिर इसकी जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है उसे देखा, इंडिया के साथ रिलेशंस को देखा, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस को देखा, इसके साथ ही अफगानिस्तान का एक बेसिक ओवरव्यू जानने का प्रयास किया। तो आशा करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।